कहीं एक शानदार सुनहरा दरवाजा एक शानदार झूमर से जगमगा रहा था। सभी अकादमियों के छात्र अपने प्रतिनिधियों के साथ उसके सामने इकट्ठा हुए थे। ब्लू व्हेल ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए उन 10 छात्रों को बधाई दी जिन्होंने हर सदन की परीक्षा पास कर ली थी। विकिर चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। उसके बगल में खड़ी ग्रैनुई की आंखें खुशी से चमक रही थीं, जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह खुद को उत्साहित और शर्माए बिना नहीं रख सकी। गंभीर स्वर में ब्लू व्हेल ने 10 फाइनलिस्टों को संबोधित किया। उन्होंने दूसरे चरण की प्रशिक्षु प्रणाली में उत्तीर्ण होने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रत्येक अकादमी के प्रतिनिधियों के गहरे सम्मान का संदेश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके प्रयास व्यर्थ न जाएं, उन्होंने आखिरी बार किसी कलाकृति पर दावा करने के नियम समझाए। ब्लू व्हेल ने छत की ओर उंगली उठाई। उन्होंने बताया कि इस तिजोरी का दरवाजा, जहां अनगिनत कलाकृतियां निष्क्रिय पड़ी थीं, साल में सिर्फ एक दिन यानी आज खुलता है, और वह भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। ब्लू व्हेल ने छात्रों को गौर से देखा और बताया कि 5 घंटे की समय सीमा बीत जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले साल की प्रतियोगिता तक इसे कभी भी, बिल्कुल भी नहीं दोबारा खोला जा सकता। यह सुनकर बास्करविल के तीनों बच्चों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ब्लू व्हेल ने यह भी कहा कि यह एक सख्त नियम है। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे समय पूरा होने तक बाहर नहीं आए तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी चाहे। ब्लू व्हेल ने गंभीर भाव से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि वह जो कहने वाले थे वह खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो बास्करविल का असाइनमेंट पूरा करके अभी अभी लौटे हैं, और छात्र वकील को सचमुच ध्यान से सुनने की जरूरत है। वाकिर अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसकी आंखें उलझन और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ब्लू व्हेल की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने वाकिर पर चिल्लाते हुए कहा कि वह देर से आया है और वे लगभग अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उसे चेतावनी दी कि समय की अपनी समझ के कारण वह अंदर बंद हो ही जाएगा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसकी बात सुने। ग्रेनोइल और सिंक्लेयर बस एक बनावटी मुस्कान ही दे पाए। ब्लू व्हेल वाकिर पर चिल्लाई कि अगर उसे देर से आना ही था तो कम से कम उसे पहले ही बता देना चाहिए था। उसने बताया कि उन्हें लगा था कि उसके साथ कुछ हुआ है, यहां तक कि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। उसने गुस्से में उसे याद दिलाया कि टूर्नामेंट को बिना किसी रोक टोक के खत्म करने की जिम्मेदारी उसकी है और टावर लॉर्ड के तौर पर उसकी हैसियत दांव पर लगी है। सिंक्लेयर ने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा, आंखें बंद कीं और हंसे बिना नहीं रह सकी, जबकि दूसरी ओर वाकिर उलझन में चुप रहा। वाकिर ने जमीन की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध और भय से भरी हुई थीं। उसके मन में उस मीनार की छवि उभरी जहां कैन कोर्सो था। उसे याद आया कि उस भोंके हुए ब्लेड की कब्र में ऐसा लग रहा था मानो एक दिन भी नहीं बीता हो, लेकिन मीनार के बाहर पूरे 10 दिन बीत गए थे। इसके अलावा जिस जगह उसने कैन कोर्सो से लड़ाई की थी वह मीनार का सबसे निचला स्तर था और उसके ऊपर एक साधारण स्थान समय विकृति से ज्यादा कुछ हो सकता था। वाकिर ने अपना सिर उठाया और उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित हो गया जिससे उसके हाव भाव बदल गए। वाकिर अपने सामने वाले दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी, एक राक्षसी ऊर्जा। वह 10 कुलीन लाशों के ओर करीब 1 कदम और बढ़ा चुका था। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और अंदर से एक शक्तिशाली तीव्र नीली चमक निकलने लगी। दरवाजा फिर से बंद होने में अभी 5 मिनट और 30 सेकंड बाकी थे। ब्लू व्हेल और दूसरे प्रोफेसर दरवाजे के पास चुपचाप बैठे रहे। वरांगियन के मुखिया वासिलियोस ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। थेमिसिरा की प्रधानाध्यापिका हिप्पोलिटा ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाई और उत्सुकता से पूछा कि इस साल छात्र कौन सी कलाकृतियां लाएंगे। उन्हें गहरी जिज्ञासा हुई। ब्लू व्हेल उनकी ओर मुड़ी और शांत स्वर में उन्हें याद दिलाया कि
जैसा कि प्रधानाध्यापिका अच्छी तरह जानती हैं, यह छात्रों द्वारा कलाकृति चुनने का मामला नहीं था। इसके विपरीत यह कलाकृति ही थी जिसे दरवाजे के बाहर लाए जाने वाले छात्र का चयन करना था। वेंसी मुर्दाघर चुपचाप उन्हें देखता रहा। एक सौम्य मुस्कान के साथ ब्लू व्हेल ने समझाया कि वे चाहे जो भी कलाकृति वापस लाए, छात्र को पहले ही योग्य माना जा चुका है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे उनका गर्मजोशी और बधाई भरे दिल से स्वागत करेंगे। वासिलियोस उसकी ओर मुड़ा और चुप रहा, जबकि दूसरी ओर हिप्पोलाइट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यह सोचकर कि वह सही कह रहा था। आंखें बंद करते हुए वेंसी मॉर्ग को ब्लू व्हेल के वे शब्द याद आ गए जब मैडम प्रकट हुई थीं। उसने उसे बताया था कि वह मैज टॉवर की जीत के लिए कितना बेताब है, और अब उसका ऐसा व्यवहार करना मानो वह सभी छात्रों के पक्ष में हो, अजीब और बेचैन करने वाला लग रहा था। ब्लू व्हेल उसकी ओर मुड़ी और खुद को थोड़ा उलझन में महसूस करने से नहीं रोक पाई। वेंसी मॉर्ग ने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें उत्सुकता से चमकने लगीं, यह सोचकर कि इस साल कितने छात्रों का चयन होगा। उसी समय छात्र वापस लौटने के लिए द्वार से गुजरने लगे। सबसे पहले फिलिप्स था, जो अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए था। उसके पीछे लवगुड, मर्लिनी, बच्चेरा, सिंक्लेयर और ट्रिपलेट्स थे। वे ब्लू व्हेल और बाकी छात्रों की ओर चलने लगे। हिप्पोलाइट ने उन छात्रों से पूछा जिन्होंने कलाकृतियां प्राप्त की थीं कि उनके पास किस प्रकार की क्षमताएं हैं। फिलिप्स ने अपनी जादुई छड़ी दिखानी शुरू की, जो चमकने लगी। उत्साहित भाव से उसने बताया कि उसे गुलाबी ड्रैगन स्केल से बनी एक छड़ी मिली है, जिससे उसका मन बढ़ गया। उत्साहित मुस्कान के साथ लवगुड मर्लिनी ने एक दिल के आकार का हेयर पिन दिखाना शुरू किया। इसने एक मन प्रकार के जादू को रोक दिया, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे सच्चा प्यार करता हो, उसके साथ होना चाहिए। मुस्कुराते हुए बैकिरा ने अपने स्टील के दस्ताने माडोंगवांग हैंड दिखाने शुरू किए, जो शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले दस्ताने थे। अब डोलोरेस की बारी थी। उसने एक सुनहरा दर्पण दिखाया, सत्य का दर्पण। इस कलाकृति ने परावर्तित लक्ष्य के मुखौटे के पीछे का असली चेहरा उजागर कर दिया, लेकिन यह केवल उन लोगों पर काम करता था जो उसकी पहुंच के भीतर थे। बास्करविल ट्रिपलेट्स ने अपनी तलवारें उठाईं। उन्हें समाजिटो ट्रिपलेट्स की तलवारें मिली थीं, जो साथ रहने पर और भी मजबूत हो जाती थीं। उत्साहित भाव से सिंक्लेयर ने अपनी पीठ पर लटकी टोपी की ओर इशारा करना शुरू किया। जिस कलाकृति ने उसे चुना था वह मनी हैट थी, और उसमें पैसे देकर उसकी जादुई शक्ति बढ़ाने की क्षमता थी। हिप्पोलाइट ने अपनी बाहें पार कीं। उसका ध्यान सिंक्लेयर की टोपी पर केंद्रित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हर छात्र को एक कलाकृति ने चुना था। इस साल की कक्षा वाकई अनोखी थी। वासिलियोस ने उत्सुकता भरे लहजे में कहा कि इसका मतलब है कि कलाकृतियों ने छात्र की महान प्रतिभा को पहचान लिया होगा। फिर उसने सोचा कि क्या अब तक सभी बाहर आ गए होंगे। ब्लू व्हेल ने जमीन की ओर देखा और बताया कि अभी 20 सेकंड बाकी हैं। यह सुनकर हिप्पोलाइट की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शांत भाव से वासिलियोस ब्लू व्हेल की ओर मुड़ा और उससे पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। ब्लू व्हेल ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और दरवाजा बंद होने से पहले बचे हुए सेकंड गिनने लगा। वेंसी मॉर्ग, जिसने अपने हाथ जोड़े हुए थे, ने गंभीर नजरों से बताया कि एक छात्र अभी तक बाहर नहीं आया है। उसकी आंखें गुस्से और निराशा से चौड़ी हो गईं। उसने स्पष्ट किया कि उसकी अकादमी का एक छात्र, जिसका नाम विकिर है, अब भी तक बाहर नहीं आया है। ब्लू व्हेल ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, वह घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा कि अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, और अगर छात्रों का चयन किसी कलाकृति द्वारा नहीं किया गया हो, तब भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो समय सीमा के भीतर खजाने के कमरे से बाहर न निकल पाया हो। द्वार तेजी से चमकने लगा और प्रोफेसरों ने बताया कि अगर विकिर जिंदा रहना चाहता है तो उसे अभी बाहर आना होगा। सिनक्लेयर का ध्यान द्वार पर केंद्रित हो गया। भ्रमित निगाहों से वह सोचे बिना नहीं रहे सकी कि विकिर कहां है। यह सुनकर डोलोरेस पलटी
उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। खजाने का कमरा बंद होने में अब कम समय बचा था। तीनों जुड़वां बच्चे पलटे और घबरा गए जब उन्होंने देखा कि विकिर अभी भी बाहर नहीं आया है। फिलिप्स चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लवगुड मर्लिनी की आंखें आश्चर्य और चिंता से चौड़ी हो गईं, जबकि दूसरी ओर वाकिरा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विकिर अभी भी बाहर नहीं आया है। जब केवल 4 सेकंड बचे थे, किसी ने अपनी मुट्ठी भींची और द्वार से बाहर निकलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रैन्युई था। दांत पीसते हुए उसने खजाने वाले कमरे में फंसने से बचने का फैसला किया था। ग्रैन्युई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन नहीं था कि वह बाहर निकल पाया है या नहीं। फिर वह लड़खड़ा गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, और ठीक उसी क्षण खजाने वाले कमरे का सुनहरा दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ वह भारी सांस लेते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि नायक हमेशा अंत में ही प्रवेश करता है। सिंक्लेयर और डोलोरेस की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं। बास्करविले के तीनों जुड़वां बच्चे सदमे में थे। जैसे ही धुएं का बादल छौंटा, सभी अवाक रह गए। यह देखकर ग्रैन्युई ने सोचा, यह माहौल क्या है? वेंसी मॉर्ग के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विकिर बाहर नहीं आया था। उसी समय विकिर खजाने वाले कमरे के अंदर था। दरवाजा बंद होने के बावजूद उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं। वह एक ऊंचे स्थान से बल्कि एक खंभे से देख रहा था और आखिरकार अकेला पाकर राहत महसूस कर रहा था। बिना और समय गंवाए विकिर शान से जमीन पर उतरा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं, क्योंकि उसे इस दरवाजे के अंदर, जहां कोई और नहीं था, 7वीं लाश की देखभाल करनी थी, इससे पहले कि वह कमीना कुछ योजना बना सके। विकिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि कमरा कलाकृतियों से भरा हुआ था और उस जगह को रोशन करने वाली एकमात्र चीज थी दोपहर की रोशनी। समस्या उसे इस जगह ढूंढने की थी। विकिर उस जगह से गुजरने लगा और फिर उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसे किसी राक्षस की गंध महसूस हो रही थी। इस कमरे में जादुई औषधियों से लेकर सामान्य और जादुई हथियारों तक हर तरह की कलाकृतियां थीं। हमारा लड़का चुपचाप चलने लगा। उसे याद आया कि कहा जाता है कि एक कलाकृति आपको तुरंत बता देती है कि चुना हुआ व्यक्ति कौन है, और वह सोच रहा था कि क्या उनसे निकलने वाली रोशनी इसका प्रमाण है। हमारे लड़के को किसी भी चमकती हुई कलाकृति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विकिर चलना बंद कर दिया और स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसने अपने दांत जोर से भींच लिए। वह जिसकी तलाश कर रहा था वह यहीं था, सर्वोच्च लाशों के बीच एकमात्र निर्जीव राक्षस। विकिर का ध्यान कई शक्तिशाली हथियारों पर केंद्रित था। उनमें एक गदा, एक ढाल, एक धनुष और एक तलवार थी। वह जानता था कि 7वीं लाश डेकोराबिया पास ही थी। विकिर तलवार को ध्यान से देखने लगा। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि हालांकि यह एक शानदार और सुंदर कलाकृति लग रही थी, लेकिन सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सबसे तेज रोशनी के पीछे छिपा होता है। क्रोध से भरकर विकिर ने अपनी तलवार निकाली, दिखाई गई तलवार को गौर से देखने लगा और घोषणा की कि लुका छिपी का खेल खत्म हो गया है। बिना एक पल भी गंवाए विकिर बिजली की तरह आगे बढ़ा और कई शक्तिशाली लेकिन सटीक वार किए। हमारे लड़के के हमले ने हथियारों को पकड़े हुए कलाकृति को चकनाचूर कर दिया। हमारे लड़के ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। इसके पीछे राक्षस डेकोराबिया छिपा था, जो सो रहा था। थोड़ी देर बाद वह जाग गया और उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। राक्षस हमारे लड़के को गौर से देखने लगा, जिससे उस पर गहरा दबाव पड़ने लगा। विकिर युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं, राक्षस ने उसे कमजोर और अज्ञानी कहा और पूछा कि क्या उसी ने उसे जगाया था। यह राक्षस 7वां शव था, डेकोरेबिया। इसका खतरा स्तर S+ था और इसे मानवता का स्वाभाविक शत्रु माना जाता था। यह उन 10 विपत्तियों में से एक थी जिन्हें समझ से परे और मारना
असंभव माना जाता था। जैसा कि 10 आज्ञाओं में बताया गया है, यह प्राणी टिड्डियों के प्रकोप की तरह सभी खाद्य आपूर्ति को बर्बाद कर देगा। यह वीडियो का अंत है। वह शक्तिशाली दरवाजा जो साल में सिर्फ एक बार खुलता था, अब ध्वस्त हो चुका था। कलाकृतियों के तिजोरी के बैरियर का गिरना कोई साधारण घटना नहीं थी। बैरियर के प्रशासकों और स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने तुरंत उस उल्टे पेंटाग्राम आर्टिफैक्ट की जांच की जिसका इस्तेमाल उसे तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन उन्हें कोई मन प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब बिकिर ने डेक्रोबिया पहना हुआ था जो एक पेंडेंट में बदल गया था। स्थिति इस निष्कर्ष के साथ सुलझ गई कि एक बार इस्तेमाल होने वाली आर्टिफैक्ट होने के कारण उसमें मन की सारी निशानियां खत्म हो गई थीं। इस वजह से अब वह एक खतरनाक आकार वाले हार से ज्यादा कुछ नहीं था। अकादमी के बाहर शाम हो चुकी थी। ऐसे ही छोटे बड़े हंगामों को पीछे छोड़ते हुए अकादमी लीग का समापन हुआ। अकादमी के छात्रावासों में बिकिर अभी अभी नहाकर आया था और तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था। जैसे ही खिड़की से उसके कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी, बिकिर चुपचाप फर्श को घूरने लगा। विचारों में खोया हुआ उसका ध्यान मेज पर रखे एक कागज पर गया। ये बुर्जुआ परिवार द्वारा आयोजित नकली निवेश प्रतियोगिता की घोषणा थी। पोस्टर में इस प्रतियोगिता को वित्तीय जगत के भव्य मंच की ओर एक कदम बताया गया था, जिसका आयोजन अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले स्थान पर होगा। 1 हफ्ते की पंजीकरण अवधि के लिए सभी अकादमी के छात्रों के लिए पात्रता खुली थी, जिसके बाद पोस्टर गायब हो जाएगा। ये देखकर बिकिर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा था कि उत्तरजीविता प्रतियोगिता आखिरी प्रतियोगिता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इस नकली निवेश प्रतियोगिता की तरह और भी कई प्रतियोगिताएं होती हैं। जब हमारा लड़का ध्यान भटक रहा था, तभी शोवा में किसी ने दरवाजा खोला और उसे डेक्रोबिया पेंडेंट दिखाने लगा। हमारा लड़का मुड़ा और उसे देखकर उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। पिग्गी भी नहा रहा था, सिर पर तौलिया रखे। पिग्गी शोवा से बाहर आया और एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ पूछा कि क्या यह उसका हार है। डेक्रोबिया का ध्यान पिग्गी पर गया और वह शर्माए बिना नहीं रह सकी। बिकिर ने अपना हार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पिग्गी ने बताया कि लगता है वह शोवर रूम से निकलते समय उसे भूल गया था, इसलिए बिकिर ने उसे धन्यवाद दिया। पिग्गी शोवर में वापस आ गया और बिकिर तौलिए से अपने बाल सुखाने लगा। गुस्से से भरी नजरों से डेक्रोबिया ने सोचा कि वे पुरुषों और महिलाओं को सिर्फ दिखावे के आधार पर एक ही कमरे में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी ये दृश्य एक मनोरंजक तमाशा था और वह हंस पड़ी। बिकिर ने हार पकड़ लिया और गुस्से से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने डेक्रोबिया को याद दिलाया कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने कोई शरारत की तो वह उसे तोड़ देगा। डेक्रोबिया के चेहरे के भाव बदल गए। वह डर गई और हकलाने लगी। उसने ये कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि वह तो बस छात्रावास की सुविधाओं की तारीफ कर रही थी और बस इधर उधर देख रही थी। तभी पिग्गी शोवर से बाहर आया। उसकी आंखें उलझन में बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे लगा कि बिकिर उससे बात कर रहा है। बिकिर ने जल्दी से हार अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और विषय बदलकर उससे पूछा कि मेज पर लगे पोस्टर का क्या मतलब है। पिग्गी का ध्यान पोस्टर पर गया और उसने बताया कि जल्द ही नकली निवेश प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें आपको निवेश करने के लिए पहले से ही आशाजनक शेयरों या क्षेत्रों की खोज करनी होती थी। पिग्गी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि मेजबान एक प्रसिद्ध बुर्जुआ परिवार थे। उसने आगे कहा कि अगर कोई जीतता है या अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके कई फायदे होते हैं। एक लंबी सांस छोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए पिग्गी ने स्वीकार किया कि उसका मुकाबला रिकॉर्ड खराब है, इसलिए उसके पास अतिरिक्त अंक अर्जित करने और अपने क्रेडिट की भरपाई करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिकिर चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं।
फिर वह गंभीर हो गया और पिग्गी से कहा कि हालांकि युद्ध में उसकी प्रतिभा कमजोर है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ पिग्गी अपना सिर खुजाने लगा। बिकिर, जो डेक्रोबिया पेंडेंट को अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था, सोचने लगा और उसे याद आया कि पिग्गी जानकारी इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसे प्रबंधित करने में खास तौर पर माहिर है। विकिर के मन में मुठियां भींचे और खुशी से चमकती आंखों वाली सिंडी वेंडी की छवि उभरी। उसने सोचा कि अगर उसने पिग्गी को देख लिया तो शायद वह उसे तुरंत भर्ती करने के लिए शोर मचा देगी। इस बीच छोटी मकड़ी ने पेंडेंट को खाने की कोशिश की, जिससे भ्रमित डेक्रोबिया ने उसे पीछे हटने और रुकने के लिए कहा। सिंक्लेयर की छवि पिग्गी के मन में आई, जिसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसने कसम खाई कि इस बार उसे हर हाल में सिंक्लेयर को हराना है। ये सुनकर बिकिर थोड़ा उलझन में पड़ गया। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पिग्गी ने बताया कि पिछले टूर्नामेंटों में वह हमेशा उससे हारता रहा था। उसे अर्थशास्त्र और निवेश में भी महारत हासिल थी, इसलिए इस बार वह सचमुच हार नहीं सकता था। जब वे बातें कर रहे थे, समय बीत रहा था और घड़ी में शाम के 6 बज गए। ये देखकर पिग्गी बिजली की तरह हिल गया। उसने कहा कि उसे देर हो गई है, क्योंकि उसका प्रोफेसर के साथ अपॉइंटमेंट था। इसलिए उसने अपनी कमीज पहनी और कमरे से बाहर चला गया। पहले बिकिर की आंखें भ्रम से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पिग्गी इतनी तेजी से चला कि मेज पर रखे सारे कागज हवा में उड़ गए। बिकिर का ध्यान उस छोटी मकड़ी और पेंडेंट पर था। मकड़ी लार टपका रही थी और मुस्कुरा रही थी, जबकि गुस्से में डेक्रोबिया ने विकिर से उस जानवर को उससे दूर करने को कहा। कुछ घंटों बाद रात हो गई। चांद आसमान में चमक रहा था और सड़कों पर कोई नहीं था। बारिश हुई थी, जिससे पानी के गड्ढे बन गए थे, जो चांद के प्रतिबिंब के लिए एकदम सही थे। थोड़ी देर बाद जूते पहने एक आदमी खामोश सड़कों से एक गड्ढे में छप छप करते हुए दौड़ने लगा। उस आदमी का चेहरा पसीने से लथपथ था और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने एक टोपी पहनी हुई थी और हथियार के तौर पर एक कुल्हाड़ी लिए हुए था। बिना एक पल भी बर्बाद किए वह आदमी बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। वह आदमी उस जगह से दूर चला गया, अपने हाथ घुटनों पर टिका लिए और सांस लेने के लिए जोर जोर से हाँफने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें थकी हुई थीं। और वह गुस्से से भर उठा, ये सोचकर कि अगर उस औरत ओरोबोरोस न होती तो कम से कम शाही राजधानी को तो निगल ही सकता था। उसी समय किसी ने उसका नाम पुकारा, एडवर्ड बॉबन जूनियर। ये सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और चेहरा डर से मुड़ गया। उसके दांत पीसते हुए पीछे से एक मुट्ठी बांधे हुए व्यक्ति प्रकट हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। एडवर्ड मुड़ा और उलझन भरी निगाहों से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा था और कब उसके पीछे पीछे यहाँ तक आया था। वह कोई और नहीं बल्कि नाइट ब्लड हाउंड था। हमारे लड़के की आंखें गुस्से से चमक उठीं। वह एडवर्ड को गौर से देखने लगा। एडवर्ड सदमे में था, क्योंकि उसे जरा भी आभास नहीं हुआ था कि वह आ रहा है। वह सोच रहा था कि क्या वह ओरोबोरोस द्वारा भेजे गए एजेंटों में से एक था, या फिर जिस ब्लडहाउंड का जिक्र उसने किया था वह शिकार पर था। एक पैनी निगाह से वाकिर ने उसे बताया कि उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, और उसे उसके पादरी नाम सैम बॉबन से पुकारा। डरने की बजाय एडवर्ड का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने जानना चाहा कि वह उसके अतीत में क्यों झांक रहा है। वाकिर एडवर्ड की ओर बढ़ने लगा और उसने अपनी मार्शल रैंक, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट और नवोदित उत्तरी पंथ अल्मचर्च के महायाजक के रूप में अपना पद प्रकट किया। हमारे लड़के ने एडवर्ड के बारे में वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह जानता था। उसने बताया कि 25 साल पहले उसने अपनी चचेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसकी हत्या कर दी थी, और एक राक्षस के साथ अपना पहला समझौता करने के लिए उसे बलि के रूप में चढ़ा दिया था।
तब से उसने हजारों परिवारों को बर्बाद करते हुए अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रखी थीं। एडवर्ड चुपचाप सुनता रहा और अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो नीचे चमकने लगी। बिकिर की आंखें चमक उठीं। उसने आगे बताया कि अपने अंतिम वर्षों में एडवर्ड दानव सेना में शामिल हो गया और क्वोवादियों का विरोध किया। वह खुद को क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। बिकिर ने आगे कहा कि उसने अपने धर्मग्रंथों के व्यापक ज्ञान का इस्तेमाल एक जासूस के रूप में मंदिर में घुसपैठ करने के लिए हथियार के रूप में किया था। पवित्र युद्ध के दौरान उसने मानव गठबंधन की पीठ पीछे विद्रोह किया और ट्यूडर ला मंचा, डॉन क्विक्सॉट और बियांका फोसिया जैसे महत्वपूर्ण नायकों पर घातक प्रहार किए। फिर उसने पूछा कि क्या वह सही था। एडवर्ड ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि वह सही था, और इस बात की पुष्टि की कि पुजारी और उसके चचेरे भाई होने के बारे में लिखी बातें सही थीं। अपनी कुल्हाड़ी जोर से घुमाते हुए एडवर्ड वाकिर पर झपटा और गुस्से से चिल्लाया कि उसे नहीं पता कि वह बाकी लोगों के बारे में क्या बकवास कर रहा है। जैसे ही एडवर्ड पास आया, वाकिर शांत रहा, लेकिन पलक झपकते ही हमारे लड़के ने अपनी तलवार निकाली, बिजली की तरह हिला और एक ही सटीक वार से एडवर्ड का सिर धड़ से अलग कर दिया। वाकिर के लिए, जो अभी तक नहीं हुआ था, उसे भी दरकिनार कर दें। तो भी वह कचरा ही था। एडवर्ड का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा और हमारा लड़का चुपचाप जमीन को देखने लगा। एडवर्ड की लाश से एक अजीब सी गंध आने लगी। बिकिर मुड़ा और ये देखकर उसे कुछ उलझन हुई क्योंकि उसे एक जादुई गंध का एहसास हुआ। बिकिर लाश के पास गया और जादुई गंध के निशान का पीछा करते हुए उसकी जेब में कुछ देखा। बिकिर ने एक क्षमादान पत्र निकाला। उस पर लिखा था कि इस वफादार आस्तिक के सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं, और यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह क्षमादान पुराने नियम के चर्च द्वारा जारी और गारंटीकृत किया गया है, और चेतावनी दी गई थी कि इसकी जालसाजी के परिणामस्वरूप सजा होगी। चादर से एक जादुई गंध आने लगी। बिकिर उत्सुक हो गया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। वह जानता था कि क्वार्डस परिवार से राक्षसी 9वीं लाश दंतालियन को खत्म करने के बाद भोगों की बिक्री बंद कर देनी चाहिए थी, फिर भी राक्षसी गंध गायब नहीं हुई थी। डेक्रोबिया ने गंभीर स्वर में कहा कि वह इसे महसूस कर सकती है। यह जोरदार तरीके से फैल रही थी और अधिकाधिक तीव्र होती जा रही थी। उसने दावा किया कि यह गंध निश्चित रूप से छठी लाश की थी, जो 9वीं लाश की घनिष्ठ मित्र थी। बिकिर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे क्वार्डस परिवार की फिर से गहन जांच करनी होगी। बिकिर की आंखें उदासी से चमकने लगीं। उसकी निगाहें एडवर्ड के इस आदमी ने पहले जो कहा था, उरोबोरोस का जिक्र, उसे परेशान कर रहा था। एडवर्ड का सिर लाश के पास पड़ा था। चारों तरफ खून का एक तालाब था। बिकिर को याद आया कि वह शाही राजधानी के अपराधियों का शिकार कर रही थी और उससे मिलना चाहती थी। नाइट हाउंड, उसने सोचा था कि वह बस एक मनोरोगी है, लेकिन अब लग रहा था कि वह एक योजना बनाने वाली मनोरोगी थी। रात हो चुकी थी और कई घंटे बाद ऊंची एड़ी के जूते पहने एक व्यक्ति एक इमारत की छत पर दिखाई दिया। जैसे ही चांद आसमान में चमका, उरोबोरोस ने अपना चाबुक निकाला। वह उस जगह पहुंची जहां वाकिर ने एडवर्ड को मारा था और जमीन पर गिर पड़ी। वह लाश की ओर चलने लगी। उसे एहसास हुआ कि नाइट ब्लड हाउंड पहले ही जा चुका था। वह नीचे झुकी और सिर पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने एडवर्ड का सिर उठाया, ये सोचकर कि वाकिर उसे अपना नेक रूप कब फिर से दिखाएगा। वह एडवर्ड के सिर को गौर से देखने लगी और जैसे ही उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं, उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और सोचने लगी कि क्या उसे थोड़ी देर और रुकना चाहिए। यह वीडियो खत्म होता है। कवच और हथियार से एक अजीब सी नीली ऊर्जा निकलने लगी। जैसे ही राक्षस डेक्रोबिया की आंखें द्वेष से चमक उठीं, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और आसपास की वस्तुओं से मन को अवशोषित करके खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। बिकिर ने गौर से देखा और अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि राक्षस आसपास की कलाकृतियों से मन को अवशोषित करके इस आकार तक पहुंच गया है।
उसकी शुरुआती योजना एक ही झटके में पूरे रैक को चीर डालने की थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी ताकत छुपा रहा था। राक्षस डेक्रोबिया पागलों की तरह हंसने लगा और घोषणा करने लगा कि उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त शक्ति प्रवाहित हो रही है। उसने घोषणा की कि अब वह मानवता का नाश करने के लिए रसातल का द्वार खोलेगा और तुच्छ मनुष्यों को निराशा की सजा देगा। डेक्रोबिया की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं, उसका ध्यान पास खड़े बिकिर पर गया। जैसे ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, वह सोचने लगा कि हमारा लड़का कौन है। बिकिर ने आत्मविश्वास से भरे भाव से बताया कि उसने ही उसे जगाया था। ये कहते ही बिकिर ने आक्रामक रुख अपनाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। राक्षस ने ध्यान से देखा और ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक राक्षसी आभा छोड़ी थी। इस वजह से उसे यकीन हो गया था कि उसे जगाने वाला कोई और राक्षस ही था। डेक्रोबिया का ध्यान बेल्जेबब तलवार की ओर गया। वह सोच रही थी कि क्या यही वह पौराणिक हथियार हो सकता है, क्योंकि किसी इंसान के पास एक प्राचीन राक्षसी नक्षत्र की शक्ति होना असंभव लग रहा था। बिकिर की आंखें क्रोध से चमक उठीं, उसने एकाग्र होकर हमला करने की तैयारी की। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि राक्षस का विनाश तो यहीं होना था। धीरे धीरे बिकिर की तलवार राक्षस की आंख के पास पहुंचने लगी, लेकिन फिर वह जोर जोर से हंसते हुए चमकने लगी। राक्षस ने घोषणा की कि राक्षस जाति के साथ उसका अनुबंध समाप्त हो गया है और अब वह एक मानव के साथ एक नया अनुबंध शुरू करेगा। ये सुनकर बिकिर सदमे से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिज्ञासा से ग्रस्त बिकिर ने अभी हमला न करने का फैसला किया और राक्षस से पूछा कि वह क्या कह रहा है। शांत भाव से राक्षस ने पूछा कि क्या संयोग से उसने उसे बिना जाने ही जगा दिया था। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से बिकिर ने सिर हिलाया, ये पुष्टि करते हुए कि वह जानता था कि यह एक राक्षस है। डेक्रोबिया हमारे लड़के को गौर से देखने लगी और उसे समझाया कि अधिक सटीक रूप से यह एक ऐसा प्राणी था जो पहले एक राक्षस हुआ करता था। ये हर 1000 साल में गहरी नींद में सो जाता था और प्रत्येक चक्र में इसे सबसे पहले कौन जगाता था, इस पर निर्भर करते हुए अगले 1000 वर्षों के लिए इसका स्वभाव निर्धारित होता था। बिकिर इस विचार से थोड़ा भ्रमित था कि राक्षस का स्वभाव उसी पर निर्भर करता था जो उसे जगाता था। बिकिर ने अपनी सारी शक्ति अपनी तलवार में भर ली और राक्षस पर झपटा। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। उसने बहुत कुछ सुन लिया था। ये देखकर राक्षस डेक्रोबिया घबरा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपनी तलवार उस पर क्यों तान रहा है। क्रोध से अंधा होकर बिकिर बिजली की तरह आगे बढ़ा और कई शक्तिशाली वार किए, जो राक्षस के शरीर पर सीधे लगे। बिकिर ने हमला जारी रखा और डेक्रोबिया वारों से बचने लगा। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे पसीना आ गया और वह चीखते हुए पूछने लगा कि यह इंसान क्या कर रहा है और आखिर वह उसके महान शरीर को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है। एक तीखी निगाह से बिकिर ने अपनी तलवार उठाई, फिर से हमला करने के लिए तैयार, ये स्पष्ट करते हुए कि उसका मिशन राक्षसों को मारना था। हमारे लड़के की नज़र देखकर राक्षस की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी रिकवरी की गति इतनी तेज नहीं थी और इस गति से वह सचमुच मर जाएगा। आंखों में आंसू भरकर राक्षस ने हमारे लड़के को समझाया कि अब वह राक्षस नहीं रहा। बिकिर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि अब उसे राक्षसों की किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। डेक्रोबिया ने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास से कहा कि अगर बिकिर को यकीन नहीं हो रहा है तो उसे उसके मन की जांच कर लेनी चाहिए। ये सुनकर बिकिर रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह थोड़ा उलझन और आश्चर्य में पड़ गया। हमारा लड़का थोड़ा शांत हुआ और ध्यान लगाने पर उसने देखा कि राक्षसी गंध गायब हो गई है। डेक्रोबिया गुस्सा हो गया और गुस्से से भर गया। बिकिर पर चिल्लाने लगा कि वह पागल है।
इससे उसे वह बात याद आ गई जो उसने पहले ही कह दी थी। चूंकि उसने उसे जगा दिया था, इसलिए अब वह राक्षसों के किसी काम का नहीं था। अब से वह इंसानों की तरफ था। आंखों में आंसू भरकर डेक्रोबिया ने समझाया कि वह सचमुच उपयोगी था। इसमें बताया गया था कि यह भागों की पहचान कर सकता है, ऐतिहासिक ज्ञान रखता है और ढाल भी बना सकता है। खासकर इस आखिरी क्षमता पर जोर देते हुए विकिर की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि राक्षसी आक्रमण की यादें उसके मन में उमड़ पड़ीं। डेक्रोबिया को सबसे आगे देखकर उसे ढाल याद आ गई। उसके पतन से पहले विनाश के युग में यह 9 राक्षसों के मान से पोषित होती थी। यही वह ढाल थी जिसने मानव गठबंधन के चौतरफा हमलों से रक्षा की थी, जिसे शाब्दिक रूप से विलाप की दीवार के रूप में जाना जाता है। डेक्रोबिया की आंखों में अभी भी आंसू थे और वह कुछ गुस्से में थी। बिकिर खड़ा हो गया और सोचने लगा, मौन, ये सोचकर कि अगर इस शक्ति का उपयोग मानवता के लिए किया जाए तो विनाश का युग लौटने पर भी यह एक संपत्ति हो सकती है। ये राक्षसों के लिए भी एक भारी क्षति होगी, इसलिए शायद इसे नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिकिर ने अपने तलवारबाज का मन अपनी तलवार में भर दिया और उसकी धार राक्षस की आंख के पास ले आया। उसने सौदा स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में उसने राक्षस को सब कुछ उगलने का आदेश दिया और 10 कुलीन लाशों के बारे में उसकी आखिरी जानकारी मांगी। राक्षस की आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। जैसे ही बिकिर के शरीर से एक तीव्र मन का प्रवाह हुआ, उसने एक पैनी नजर से स्पष्ट कर दिया कि अगर राक्षस ने जरा भी हिचकिचाहट दिखाए तो वह उसे तब तक चीर फाड़ देगा जब तक कि कोई पहचानने योग्य आकृति भी न बचे। डेक्रोबिया राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और रोने लगा। राक्षस ने उसे आश्वस्त किया कि वह समझ गया है और सहयोग करेगा, और उससे विनती की कि वह उसे मारने जैसी भयानक बातें न कहे। फिर वह राक्षस एक हार में बदल गया। ये देखकर बिकिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गया। पलक झपकते ही डेक्रोबिया एक साधारण हार में बदल गया। बिकिर का ध्यान डेक्रोबिया पर केंद्रित हो गया। उलझन भरी निगाहों से हमारे लड़के ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। डेक्रोबिया ने बताया कि वह यूं ही तैर नहीं सकता, इसलिए उसने हार में बदलकर जितना हो सके एक कलाकृति जैसा दिखने की कोशिश की थी। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया था। डेक्रोबिया ने ये देखकर कि निकास द्वार बंद था, पूछा कि वे कैसे बाहर निकलेंगे। उसी समय दरवाजे के दूसरी तरफ विंसी मॉर्ग उसे खोलने की कोशिश में उस पर जोर जोर से प्रहार कर रहा था। अपनी मुट्ठियां भींचकर वह बिना रुके उस पर पीटने लगा और दरवाजा खोलने का आदेश देने लगा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं क्योंकि वह चिल्ला रहा था कि उसका छात्र अभी तक बाहर नहीं आया है और उनसे दरवाजा खोलने की मांग कर रहा था। ये देखकर ब्लू व्हेल की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने विंसी मॉर्ग को इतना हताश पहले कभी नहीं देखा था। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए बेकिरा दरवाजे की ओर चलने लगा। ये देखकर फिलिपस कुछ उत्सुक हुआ और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। बेकिरा उसकी ओर मुड़ा और गंभीर भाव से कहा कि उनका साथी वहां फंसा हुआ है और उन्हें कुछ करना होगा। दुखी होने के बजाय बास्करविले के तीनों जुड़वां बच्चे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे और उन्होंने कसम खाई कि वे किसी तरह विकिर को बचा लेंगे। कई मिनट बीत गए थे और दरवाजा नहीं खुला था। डोलोरेस की आंखें डर और चिंता से भरी थीं। सिंक्लेयर, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए और घबरा गई, यह न जानते हुए कि विकिर ठीक है या नहीं। ब्लू व्हेल नीचे जमीन की ओर देखने लगी और उदास भाव से विंसी मॉर्ग से कहा कि अगर वह दरवाजा तोड़ने की सोच रहा है तो रुक जाए। उसने बताया कि यह एक ऐसा दरवाजा था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। थककर विंसी मॉर्ग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह गुस्से और हताशा में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। तभी विंसी मॉर्ग का ध्यान किसी चीज ने खींचा, जिससे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। दूसरी तरफ से किसी चीज ने दरवाजे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वह धीरे धीरे टूटने लगा। ये देखकर पास ही खड़ा विंसी मॉर्ग थोड़ा भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। खुशकिस्मती से विंसी मॉर्ग तेज था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चोट से बचने के लिए भागने लगा। दरवाजे से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। ब्लू व्हेल और दूसरे के जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए, जबकि दूसरी तरफ बकुरा और फिलिपस की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। किसी ने दरवाजे का एक हिस्सा तोड़ दिया था। उसी समय बिकिर प्रकट हुआ और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। फिर भी वह शांत भाव बनाए रहा। उसने थोड़ी देर से आने के लिए माफी मांगी और बताया कि उसका इरादा बस दीवार को थोड़ा सा तोड़ने का था। लेकिन दरवाजा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ये देखकर कि बिकिर दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गया है, विंसी मॉर्ग, बास्करविले के तीनों बच्चों, डोलोरेस और सिंक्लेयर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वे सदमे से स्तब्ध रह गए। हमारे लड़के को पता था कि यह समझाना मुश्किल होगा। हमारे लड़के ने झूठ बोलने का फैसला किया और डेक्रोबिया दिखाना शुरू कर दिया, जो एक हार में बदल गया था। एक गंभीर भाव के साथ उसने समझाया कि यह कलाकृति दीवार को तोड़ सकती है, लेकिन ये केवल एक बार इस्तेमाल के लिए है। विकिर की बात पूरी होने से पहले ही सिंक्लेयर दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। ये देखकर विकिर घबरा गया। उसकी आंखें भ्रम में फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिंक्लेयर रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू एक अंतहीन नदी की तरह बहने लगे, विकिर पर चिल्लाते हुए कि उसने सोचा था कि वह वापस नहीं आएगा। तभी दस्ताने पहने किसी ने विकिर के कंधे पर हाथ रखा। ये बकीरा ही थी जिसने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि उसने कड़ी मेहनत की है और खुद को सुधारते हुए उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी उपाधि मास्टर हंटर से पुकारा। बास्करविले के तीनों जुड़वां विकिर के लिए रोने और प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा कि उन्हें हमेशा से विश्वास था उसमें। लवगुड मर्लिनी ने अपने हाथ जोड़े और राहत महसूस करते हुए रोने से खुद को रोक नहीं पाईं। दूसरी ओर फिलिपस ने अपना चश्मा ठीक किया और गर्व से मुस्कुराने लगा। डोलोरेस ने अपने आंसू पोंछे और ये देखकर राहत महसूस की कि विकिर किसी तरह बाहर निकल गया था। बिकिर उलझन में था, सोच रहा था कि किसी को परवाह क्यों नहीं थी कि उसने दरवाजा कैसे खोला और कैसे बाहर निकला। वेंसाई मुर्दाघर ने राहत भरे भाव से उसका स्वागत किया। ये कहने के बाद वह गर्व से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बिकिर बस उसे धन्यवाद दे सकता था। जैसे ही सिंक्लेयर रोती रही, विकिर ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। किसी तरह सब कुछ सुलझ गया था। ओलंपिक सर्वाइवल प्रतियोगिता पूरी हो गई थी। यह वीडियो समाप्त होता है।